हाँ, आ रही आवाज? सर आ रही। तो इस वाले क्वेश्चन में दो पोजीशंस कैसे मिलेंगी दिख गई होगी। तो पहले वाले केस में अपन लिखेंगे इस पॉइंट पे, लेट्स से दिस इज पोजीशन ए, v एट ए इज इक्वल टू k टाइम्स 5 इंटू 10⁻³ बाय डिस्टेंस क्या लिखोगे आप, 16 माइनस एक्स माइनस k इंटू 3 इंटू 10⁻³ अपॉन x इक्वल टू 0। शायद तुमने यही वाला किया था ना? हेलो। यस सर। और यस सर। दूसरा केस कौन सा पॉसिबल है? लेट्स से दिस पॉइंट इज b, v एट b। अब इस पॉइंट के लिए आप क्या करोगे कि इस वाले से अगर x लेंगे तो दूसरे वाले से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 3 + x। 16 + x, तो उससे दूसरी वैल्यू हो जाती है सर कि बट उस पोजीशन पे 0 क्यों हो रहा है सर, ये नहीं समझ में आया मुझे। देखो, क्योंकि ये जो है क्या नाम है अपना 5 कूलम चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, ये डोमिनेट कर रहा है। सो मैथमेटिकली क्या हो रहा है कि कुछ इस तरह से देखो कि 3 अपने आसपास तो नेगेटिव पोटेंशियल कर पा रहा है, लेकिन जैसे इसके हम आगे पहुंचेंगे, जैसे हम इसके आगे जाएंगे तो फिर से वो 5 डोमिनेट कर जाएगा। मतलब क्या हो रही है पोटेंशियल की वैल्यू कि तीन तीन 3 के आसपास पोटेंशियल नेगेटिव हुआ, लेकिन क्योंकि 5 मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो आगे जाके फिर से 5 का पोटेंशियल डोमिनेट कर जाएगा। दैट इज द पॉइंट। ओके। ठीक है, अब इसको मैं मैथमेटिकली सिखाऊं तो इस तरह से बोल सकता हूं कि इस पे ये माइनस साइन लगा दो, 3 इंटू 10⁻³ अपॉन x। कुछ इस तरह से देखो कि अगर मैं v एट b लिखूं तो वो क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा मैथमेटिकली बताना, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ b is more than the rate of decrement of 5. So although initially the potential of b overall is dominated by negative, but थोड़ा beyond, सा तेज बोलो सर। हम ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे हम b से माइनस वाले चार्ज से दूर जाएंगे, नेगेटिव वाले का पोटेंशियल जल्दी घट जाएगा, 5 वाले का रिलेटिवली बच जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब तुमको याद रखना है कि जब भी दो डिफरेंट चार्ज आ जाएं तो उनके हमेशा 2 पॉइंट आएंगे। याद रखोगे कि नहीं? सर जब भी 2 पॉइंट चार्ज आ जाते हैं तो उनके पोटेंशियल 0 होने के कितने पॉइंट्स आते हैं? 2 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पे बेस्ड है ये बिल्कुल। इज इट क्लियर? यस सर। तो एक तो बीच में होगा और एक छोटे वाले के बाहर होगा। ओके सर। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये Q है और यहाँ पे ये -2Q है, बताओ कहां 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 पे 0 होना चाहिए? मैं 3 रीजन्स बना रहा हूं, एक तो ये, एक ये, बताओ कौन कौन सी जगह ढूंढोगे आप? सर एक तो Q और -2Q के बीच में होगा। हो गया, दिस इज पॉइंट 1। और दूसरा किधर, लेफ्ट में या राइट में? सर लेफ्ट में होगा सर। शाबाश। तो वो निकालने का तरीका वही है, इससे x माना और इससे x माना, एक में d माइनस एक्स हो जाएगा और एक में d प्लस एक्स हो जाएगा। आई होप अब क्लियर है आपको। यस सर। इधर क्यों नहीं हो सर बट सकता, हमें इधर क्यों नहीं हो सकता 0? क्योंकि क्योंकि यहाँ वो पे कम ये मैग्नीट्यूड का है कभी, सर। हाँ, इस उससे कम ही रह जाएगा, कभी इसके बराबर हो ही नहीं पाएगा। सर मेरे को पूछना है सर कि इस तरफ डिस्टेंस क्यों x और x इक्वल हो रहा है सर, हमें तो पता ही नहीं है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्यों बीच में इन दोनों के। नहीं, बीच में नहीं है वो, तो मैंने ऐसे डायग्राम, बीच में नहीं होगा ये, थोड़ा सा आगे ही होगा। तो फिर हम सर कोई और वेरिएबल ले लेंगे ना। हाँ, ये x1 x2 मानोगे ना, दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे आप। भाई एक में 10 और 40 आई थी ना वैल्यू, दोनों सेम कहां थे? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। इसका बी पार्ट तो तुम्हारा, तुमने निकाला था आंसर शायद इसके 1 के बी का पार्ट का, कि नहीं निकला था? देख के बता रहा हूँ। देखो जरा। ठीक है सर मेरा, बट सर आपने आधा मार्क दिया है। तुमने पूरा आंसर नहीं निकाला होगा। तुमने निकाला, वर्क डन तो सही लिखा था।
भाई 8 माइक्रो कुलम 8 मिली कुलम कहां पे रखा हुआ है? ओरिजिन यानी 0,0. A small charge of -2 coulomb from P to Q. P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0,0,3 और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0,4,0. रूट 148 आया था देखो इधर देखो. सर, आपने नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं मेरे को आंसर. हाँ हाँ ठीक है सर. ठीक गया. तो Yes, sir. कैसे लिखूंगा अब? ये यहां से मैं कोई स्मॉल Q चार्ज ले गया. Q इक्वल टू क्या होता है? Q की वैल्यू दे रखी है -2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. तो वर्क डन कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल. माइनस इनिशियल पोटेंशियल. अब यहाँ पे स्मॉल Q की वैल्यू तो डाल दूंगा -2 इंटू 10⁻⁹. अब फाइनल पोटेंशियल कैसे लिखूंगा? KQ/R. बताओ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है? 4 है ना. यस सर. माइनस KQ/ उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3. खत्म. Q की वैल्यू डाल देना. वेयर Q इज 8 मिली कूलम यानी 8 इंटू 10⁻³ कूलम. इज इट क्लियर? चलिए सेकंड वाले में. हाँ ये बताओ, अगर सिर्फ क्यूब नहीं होता, अगर सिर्फ ये 4 होते, ये साइड ए है, ये 4 पॉइंट चार्जेस हैं इक्वल, बताओ जरा सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता और पोटेंशियल क्या होता सेंटर पे? सेंटर पे सर वो बॉडी डायगोनल है ना. हाँ बॉडी नहीं, ये स्क्वायर है, इसको स्क्वायर मान के चलो. हाँ फिर ये तो सर एक तो KQ/ ये √2/a. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड सर KQ/R² हो जाता. तो सर KQ/ इसका A/√2 का होल स्क्वायर. बट तुम्हें लगता नहीं यहाँ पे चारों के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे होंगे यहाँ पे? यस सर. तो ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन देखना पड़ता है. तो ये ऐड हो रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं? कैंसिल हो रहा. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें लगता नहीं सिमेट्री से 0 बोल दोगे सीधा? यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. और पोटेंशियल स्केलर होता है या वेक्टर? तो स्केलर वो तो ऐड हो जाएगा. वो ऐड हो जाएगा. तो वो कितना हो जाएगा? कितने? 4 टाइम्स 4 into KQ बाय A/√2. A/√2. शाबाश. आई होप क्लियर. अब सेम चीज वी कैन अप्लाई ऑन द क्यूब. same thing we can apply for the cube. अब क्यूब में बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं E0 होगा डायरेक्टली? यस सर. ई तो 0 होगा. बाय सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, सीधा लिख दूंगा बाय सिमेट्री, पूरे नंबर देगा वो. और वो V क्या होगा? सर V मैंने लिखा सर 8KQ/√3b. 8QQ बाय, बस तुमने एक मिस्टेक कर दी, √3/2 करना था, क्योंकि जैसे तुमने A√2/2 किया था ना. यस सर. तो √3 का भी तो आधा करोगे ना. √3 तो एज से एज हुआ ना, एंड से एंड. अपने को सेंटर. सर उसके पहले मैंने लिखा 4KQ/√3/2b. बट वो 8 हो गए बेटा, चार्ज 8 क्यूब है ये. सर बट सर 4 ही. अच्छा हाँ ठीक है. 8 हुए ना यार, 16 हो जाएगा ना. आई होप अब दिख रहा है आपको अच्छे से. ठीक है. यस. अब देखो सेकंड वाला, सेकंड का बी पार्ट. ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था. तो इसमें अपने को दे रखा है इसने 2 चार्जेस. लेट्स से ये Q1 है, ये Q2 है, और मिड पॉइंट पे आपने कुछ डिस्टेंस पे, ये लेट्स से ये डिस्टेंस आपको दे दिया है 2a, इसको 2a ले लो, और ये x.
ये पोजीशन है P, और ये है Q. सो Q इज द मिड पॉइंट. तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं. बताओ ए पार्ट जो है इसका एट मिड पॉइंट Q. बताओ जरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा. सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 या E1 प्लस E2. फिर रिपीट करना एक सेकंड सर. मैं पूछ रहा हूँ मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे. मिड पॉइंट मतलब ये इसी लाइन पे ही, इस पॉइंट पे ये. सर इलेक्ट्रिक फील्ड सर के क्यू बाय आर है तो सर पहले तो देखो E1 माइनस E2 होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होगा. यस सर दोनों पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा ये KQ1 बाय डिस्टेंस पहले से भी A स्क्वायर प्लस KQ2 बाय A स्क्वायर. तो K बाय A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा ये Q1 माइनस Q2. इज इट क्लियर. यस सर. समझ में आया. यस सर आप तो Q1 Q2 की वैल्यू डाल दोगे, K की वैल्यू डाल दोगे और A की वैल्यू डाल देना. टोटल दे रखा था 30/2 कर दे. अब पोटेंशियल एट मिड पॉइंट बोला जाए. तो वो तो मैंने कर लिया सर VA प्लस VB. शाबाश. दैट विल बी V1 प्लस V2. तो मैं सीधा लिख दूं K बाय A टाइम्स Q1 प्लस Q2. यस सर. ये तुम्हारा सही भी था शायद. ये सही था सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अब गलत. B वाला पार्ट जो है इसका जरा वहां पे बताना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे B वाले पार्ट. बी वाले पार्ट की फिगर ही नहीं बन पाएगी. ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा. ये Q1 था, ये Q2 था, ये E1 आएगा, ये E2 आएगा. ये डिस्टेंस अगर A ले लूं, ये X ले लूं, तो E1 कैसे लिखूंगा. K Q1 बाय डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी A सर स्क्वायर ए प्लस स्क्वायर X प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का रूट का स्क्वायर. का स्क्वायर. और जब मैं E2 लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा K Q2 बाय A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर. और अगर मैंने इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बोल दिया कि लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, हाउ विल यू राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. बीच में जाएगी सर रिजल्टेंट. हाँ नहीं, बट इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है. सो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 2 cos थीटा. थीटा, वेयर cos थीटा इज वेयर. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये टोटल वॉल्यूम कम आ रही है सर आप. हेलो अब आ रही. हेलो. वेयर अगर आप देखोगे तो tan थीटा बाई 2 इज, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा ही हो गई थी इसमें. वेयर tan ऑफ थीटा बाई 2 इज A बाय X. इज इट क्लियर. यस सर. ठीक है ना. मुश्किल था ये मानता हूँ, और बट क्या करें, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, एक बार तो कराना ही था. क्लियर है. यस सर. अब दिक्कत ये आएगी कि भाई cos थीटा में मैं कैसे पता करूं अगर मुझे tan थीटा बाय 2 पता है. सर वो पता चल ही जाएगा सर हमें. नहीं पता चल सकता क्योंकि ये थीटा बाय 2 है जब तक फॉर्मूला नहीं पता हो. यस सर. तो एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा को tan थीटा में लिखने का. ये होता है 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. 1 माइनस सॉरी 1 प्लस. समझ में आ गया. यस सर. और cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. तो ये इस तरह से हम लोग लिख पाते हैं. मतलब मैंने इसको और कॉम्प्लेक्स जबरदस्ती बना दिया. इसको थीटा थीटा रखो, ये इसको भी
sin 2 थीटा cos 2 थीटा। ठीक, ये खतरनाक क्वेश्चन था एक्चुअली में थोड़ा। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है सर, अब आ रही है। थर्ड वाला क्वेश्चन, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले पार्ट में। तो एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज ही ई होता है, प्रोटॉन का भी प्लस ई होता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को दे रखी है कितनी, 0.53 एंगस्ट्रॉन, का मतलब होता है -10 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, Vu इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, ये तो पता है फॉर्मूला आपको। यस सर। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹, शुरू कर लिया था मैंने। हाँ, ई स्क्वायर, ये माइनस साइन, अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी 0.53 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा, लेकिन ये जो एनर्जी आएगी ये जूल में आएगी, और अपने को इसको किस में लिखना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, यस सर। मतलब ये जूल में आएगी और इसको अपने को लिखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो उसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू जूल अपॉन इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? यस सर। तो सेम एनर्जी U in electron volt will become -9 into 10⁹ upon 0.53 into 10⁻⁻10 into E स्क्वायर था ना, अपॉन E कर दूंगा तो एक E उड़ जाएगा, दिख गया। अब E की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा -9 इंटू लगभग 2 हो जाएगा, ये 0.5 आधा होता है, यस सर। इंटू 10⁻19 हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, दिख गया। यस सर। जब आप देखोगे तो ये -19 और ये 19 उड़ जाएगा, लगभग ये 27 -27.2 इलेक्ट्रॉन, 0.17 तक आ रहा है। यस सर। दिख गया। यस सर। यस सर। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है ये, सर हाफ कर दूंगा सर, काइनेटिक एनर्जी पूछिए। काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी का आधा और मैग्नीट्यूड लेना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, वो यस सर। प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है? अब तीसरा ये पूछ रहा है अच्छा, मिनिमम वर्क, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट विल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिख गई। यस सर। यानी जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास काइनेटिक वाली एनर्जी भी है और पोटेंशियल भी है, तो टोटल उसकी एनर्जी दोनों को ऐड करने से आएगी। अब ये एनर्जी पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, नेगेटिव। याद होगा तुमको, स्टेबल इक्विलिब्रियम नेगेटिव होती थी, -P। ये स्टेबल है सर। स्टेबल है, यानी अगर मुझे इसको यहां से निकालना है, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस जगह से निकाल लूं, तो मुझको एनर्जी इस पे देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो गड्ढे में होगा और स्टेबल है ये तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर मैं इनको इनफाइनाइट दूर ले जाऊं तो मुझे इनकी एनर्जी 0 करनी है। यस सर। तो इसका मतलब आई हैव टू गिव, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, दैट इज जस्ट 13.6 दे दो, खुश होके बाहर आ जाएगा ये। आप आगे बोर एटॉमिक मॉडल जब पढ़ोगे केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द अमाउंट ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके सर। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम। तो वो पहला वाला इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो खट से बाहर आ जाएगा, बाहर मतलब इनफाइनाइट, इलेक्ट्रॉन के लिए तो बाहर आना ही इनफाइनाइट। ओके सर। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इसको। सर फोर्थ क्वेश्चन में कितने पार्ट्स थे सर? फोर्थ वाले में 3 पार्ट्स थे, एक एक नंबर के।
अब इसका सी पार्ट एक बार देख लो। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द आंसर्स टू पार्ट ए एंड बी if the zero potential energy is taken at 1.06। तो आप देख सकते हो अपने R को डबल कर दिया। देखो जरा 1.06 is twice of 0.53। is it clear? दिख गया? yes sir, तो ये बताओ, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट R इक्वल टू R डैश इक्वल टू 2R क्या हो जाएगी? क्या मैं लिख सकता हूं U/2? yes sir, यानी कितनी हो गई? -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसे आया? वो 27 थी ना, उसको आधा कर दिया। अब ये बोल रहा है इफ वी कंसीडर this as reference implies add 13.6 electron volt to each position। तो जब भी हम किसी पॉइंट को रेफरेंस कर देते हैं, मतलब उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेते हैं। मतलब जैसे कुछ इस तरह से मानो कि ये लेवल्स है डिफरेंट डिफरेंट। ये था -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, एंड सो ऑन। और सबसे इनफाइनाइट U एट इंफिनिटी इज 0। थोड़ा तेज बोल लो सर। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि हमने इस वाली एनर्जी को रेफरेंस माना है। रेफरेंस, yes sir, रेफरेंस का मतलब ये होता है हमने इसको जीरो माना है। yes तो sir, इसको जीरो मानने का मतलब ये है रेफरेंस चेंज करने से डिफरेंस चेंज नहीं होता। बाय चेंजिंग रेफरेंस difference does not change, does not changes। by changing reference the difference does not changes। इसका मतलब ये हुआ कि add the same constant to each potential energy। मतलब हम क्या करते हैं, सब जगह कुछ कांस्टेंट C प्लस C प्लस C प्लस C ऐड कर देते हैं, तो रेफरेंस चेंज हो जाता है। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरह से निकालनी है? यानी अब टोटल एनर्जी इस पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी ये U, ये U1 मान लो, ये U2 मान लो, ये U3 मान लो, ये इंफिनिटी मान लो। मतलब हमारी जो नई पोटेंशियल एनर्जीज हो गई वो ये हो गई। मतलब आप कांस्टेंट ऐड करने से नहीं फर्क पड़ता। अब इसने यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वाली जो सेकंड वाली पोटेंशियल एनर्जी है, इसको क्या मानना है अपने को? इस चीज को क्या मानना है अपने को? जीरो। रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस का मतलब ये इसकी वैल्यू जीरो माननी है। रेफरेंस का मतलब ही जीरो होता है। रेफरेंस जैसे सी लेवल जीरो मान लिया हमने, तो yes यहां से sir, मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये जीरो है yes sir, तो मुझे सी की वैल्यू मिल गई +13.6। इज इट क्लियर? तो ये बताओ अब मेरा U1 क्या हो जाएगा? -27.2 +13.6 हो गया ना। so C है क्या सर? मेरे को यही समझ में आया। देखो बेसिकली क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं ना जब किसी भी सिस्टम की, तो हमेशा किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के लिखते हैं, किसी एक पॉइंट को जीरो मान के लिखते हैं। yes sir, जैसे हम किसी भी बिल्डिंग की हाइट लिखते हैं या कहीं का भी अगर हम लोग एल्टीट्यूड लेवल लिखते हैं, तो हमने जीरो किसको मान लिया? सी लेवल। C level, अब मान लो मैं सी लेवल को छोड़ के अगर बोलूं माउंट एवरेस्ट के लेवल को जीरो मान लो, yes sir, तो इवन बुर्ज खलीफा की भी हाइट -7 किलोमीटर हो जाएगी। yes sir, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, जो +8 था उसको जीरो कर दिया, तो सारी हाइटों में 8 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे। yes sir, समझ में आया? बाय चेंजिंग द रेफरेंस, क्योंकि अब ओरिजिन वहां हो गया है, तो वो नीचे अब सबके वेक्टर नीचे हो जाएंगे,
तो यही होता है, बाय चेंजिंग द रेफरेंस व्हेन यू मेक एनी अदर लेवल एज रेफरेंस, you have to subtract that value from each value to get the new values in new reference. yes तो पहले इनफाइनाइट को हमने जीरो माना था, तो सबके पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी. अब आपने जीरो किसको मान लिया? सेकंड लेवल को. yes sir तो सेकंड लेवल को जीरो मानने का मतलब है आपने सेकंड लेवल की पोटेंशियल एनर्जी में 13.6 ऐड कर दिया. तो yes अब sir अगर आपको नई पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किसी लेवल की, तो उसमें भी 13.6 वो कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा. yes sir ठीक है. तो यहाँ पे अपने पास तो ह्यूमन, तुमने वहां सी को भी जीरो मान लिया इन्फिनिटी पे हाँ उसके बाद इन्फिनिटी पे, हाँ. तो अब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है. yes sir अब इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी वो सी हो जाएगी, वही कांस्टेंट जो तुमने ऐड किया था. yes sir अब वो कांस्टेंट कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि जिस भी पॉइंट को तुमने जीरो माना है वहां से सी मिल जाएगा. yes sir जैसे तुमने सेकंड को जीरो माना था, तो इसका मतलब सी की वैल्यू वही प्लस 13.6 होना चाहिए, तभी तो नेट जीरो होगा. सर बट हम पहले तो सी को जीरो बना चुके हैं जब हमने हाँ. इन्फिनिटी पे रखा होता यस तो यस, पहले जीरो, पहले सी लेवल ही मानते थे. अब लेकिन इस क्वेश्चन में जबरदस्ती वो कंफ्यूज कर रहा है. वो बोले नहीं, एवरेस्ट को मानो. तो क्या ओके करें? सर तो सबकी अलग अलग हाइट हो जाएंगी ना यस सर एवरेस्ट के हिसाब से. तो यहाँ पे वही कर रहे हैं सबट्रैक्ट. अब इसमें तो ये कितना हो जाएगी? अब इस पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी -13.6 हो जाएगी. अच्छा, लेकिन नो चेंज इन वर्क डन. बिकॉज वर्क डन इज डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी. अब ये बताओ, तुम चाहे सी लेवल को रेफरेंस मानो, चाहे माउंट एवरेस्ट को रेफरेंस मानो, अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के बीच की हाइट कितनी है, सेम रहेगी सर कोई फर्क पड़ता है? कहता हम ऊपर से नापो चाहे नीचे से नापो, भाई उनका डिफरेंस तो वही रहेगा ना यार, 2 मीटर. सो दैट इज द सेम थिंग हियर. वो वाला भी चेंज हो जाएगा सर हाँ, मतलब वर्क डन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा. मतलब तुमको इस तरह से भी देख सकते हो, वर्क डन क्या हो जाएगा? U2 डैश माइनस U1 डैश, और U2 प्लस सी माइनस U1 प्लस सी, और ये सी उड़ जाएंगे. तो ये वही आ गया ना पुराना वाला. यस समझ गया तो W डैश इज इक्वल टू W. तो डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता. आई होप क्लियर हो गया. तो अच्छे क्वेश्चन थे, सब्जेक्टिव काफी टफ डाले थे मैंने. नंबर अच्छे आते नहीं है इसमें. अभी तो कुशल को सारे में डाउट था, और तुम्हारे सब्जेक्टिव में फिर भी ठीक ठाक नंबर आए. मैं देख रहा था तुम्हारे शायद 5.5 कितने आए? सर 6 आए सर 6 आए, और हाईएस्ट सब्जेक्टिव में 7 गए. सर मैं एक्चुअली सर कहीं जा रहा था सर जब पेपर किया, तो सर मेरा कॉन्फिडेंट लग नहीं रहा था सर. कोई नहीं, फिर भी ऑब्जेक्टिव के तुम्हारे मिस्टेक हो गई, नहीं तो तुम इसमें काफी मतलब 20 तक आ जाते तुम्हारे. कोई बुरे नहीं 20. और जो बाकी बच्चे हमारे यहाँ हैं, कुशल और ये तनुज और वीर, ये टॉपर्स हैं. मतलब कुशल तो टॉपर है इधर. कौन सा स्कूल है ये? सर वसंत कुंज नहीं, वसंत कुंज में ही एक कौन सा, वसंत वैली सर वसंत वैली डीपीएस वसंत वैली में नहीं, डीपीएस में नहीं है ये उसमें है. तो कुशल ने खुद ही बताया सर डीपीएस में. कुशल डीपीएस में थोड़ी है, यस उसने ही बोला सर. इसमें है ना. ये क्या नाम है? अरे ये भटनागर नहीं, भटनागर में चिराग है. सॉरी, यस सर कुशल उसमें है डीपीएस में. चिराग भटनागर का टॉपर है, और कुशल मतलब इसका है. कुशल और ये वीर और ये तनु, ये तीनों फ्रेंड्स हैं. ये तीनों डीपीएस वसंत कुंज के. ठीक है ना. कुशल का तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, चिराग का तो फिर भी उतना नहीं है. स्कूल का ही फर्क होता है. डीपीएस वसंत कुंज इज फार बेटर देन इन एकेडमिक्स देन. और आरकेपी का तो नाम है ही. खैर मैं देख रहा था लास्ट ईयर 91% तो एवरेज था तुम्हारे स्कूल का. एवरेज बहुत बड़ी बात होती है. यस सर. अब पढ़ाई लिखाई होती है, अब कम हो गई है पहले से, क्योंकि आरके पुरम का तो काफी नाम है. मेरे एक फ्रेंड है अंकुर अग्रवाल, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स डीपीएस में एज ए वो पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं जो लोग, उसकी एक अलग से बैच बनता था ना तुम्हारे मेडिकल का और आईआईटी का. सर वो हॉस्टलर्स के लिए बनता है शायद. अच्छा, वो तुम लोग के लिए नहीं बनता होगा. हाँ, तब तुम नहीं जानते होगे. मेरे को नहीं पता सर उसका. चलो क्या करना अपने को. मेरा तो एंड ऑफ द ईयर में बनता होगा. नहीं, हॉस्टलर्स के लिए बनता है, चल रहा है अभी भी. अच्छा हाँ, तो सर फिर हॉस्टलर्स के लिए बनता है सर वो. सर वो कोचिंग ले नहीं सकते ना बाहर से, तो उनको प्रोवाइड करते हैं सर टीचर्स.
चलिए, तो ये क्लियर हो गया, ये तो इजी था। यस सर, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका दिखने में सबसे खतरनाक। तुमको याद है डायपोल, डायपोल के कारण एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता था? फॉर्मूला याद नहीं है सर। अरे जीरो होता था ना सर वो सर इक्वेटोरियल के लिए होता था ना, हाँ एक्सिस। सॉरी, हाँ इक्वेटोरियल के लिए जीरो होता था, यस सर। और एक्सियल के लिए अगर आप देखोगे तो ये kp बाय आर स्क्वायर होता था। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। के और अगर इन जनरल किसी एंगल पे देखोगे तो ये kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर होता था, याद रखना। यस सर। ये डायपोल के कंपोनेंट करके आया था। डायपोल को ऐसे ब्रेक कर दो और ऐसे कर दो, तो वो एक परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए जीरो हो जाता है, और कॉस वाले के लिए वही एक्सियल वाला फॉर्मूला लग जाता है। याद रहेगा अब ये? यस सर, याद आपको रहेगा। पोटेंशियल तीनों जगह पता है, इक्विटोरियल पे, एक्सियल पे एंड इन जनरल आर पे, और सब जगह दिस आर इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ डायपोल। इसी पे पूछते हैं। अब इसी को विजुलाइज करो यार। इसका पहला पार्ट तो सही था मेरा। तो अब अपना जो ये जो डायपोल है ये रखा हुआ है, देखो प्लस एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस। So this is placed along z axis like this. ये आपकी एक्सिस हुई, this is your z axis and this is your x, y and z. प्लस q माइनस q। तो आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन? यस सर। सो एक्स वाई प्लेन इज इक्विटोरियल प्लेन। हेंस यहाँ पे v will be 0 at all points. Is it clear? यस सर। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा 0 v एट, नहीं दो पॉइंट है, 0,0,z और v एट x, y, 0। सर x, y, 0 पे तो 0 हो जाएगा। ये इक्विटोरियल हो गया, हेंस ये 0 हो गया। उस पे अलग होगा सर, माइनस के क्यू बाय एक्सियल हो गया, एक्सियल होगा सर। तो इस पे क्या हो जाएगा वही kp बाय आर स्क्वायर। kp बाय आर की जगह z डाल देना, फॉर्मूला पुट कर दो, है ना, खत्म है। यस सर। और बी पार्ट पे क्या पूछ रहा है ये? आर डिस्टेंस पे ये तो सीधा ही लिख दोगे, v इज इक्वल टू kp cos थीटा बाय आर स्क्वायर, सो v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, है ना। यस सर। सी पार्ट, सो वर्क डन बोला सर। तो वर्क डन तो वही था, वर्क डन इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए फाइनल माइनस इनिशियल इनटू क्यू। देखो जरा बताना, वी एट वी बी मतलब एट फाइनल पॉइंट है -7,0,0 और वी ए 5,0,0। बताना पोटेंशियल क्या है दोनों पे? दोनों के वी माइनस वी है। हाँ, सो मैंने तो डायरेक्ट 9 × 10⁻⁹। अरे जीरो यार, इक्विटोरियल प्लेन में है ना, एक्स वाई प्लेन है ना ये। सर ये सी पार्ट कर रहे हो ना? हाँ, both points lie on the equatorial plane. यस सर। X axis which is equatorial, इक्विटोरियल एक्सिस है ना ये, खत्म। इक्विटोरियल एक्सिस पे तो पोटेंशियल जीरो होता है ना। कोई तुमसे पूछे, ये देखो, ये तुमसे पूछूं अगर मैं कि ये z एक्सिस है मान लो, अब बताओ भाई एक पॉइंट को यहां से +5 से ले जाके
-7 तक ले आने में कितना वर्क लगेगा, बताओ कितना वर्क डन लगेगा यहाँ से यहाँ तक ले आने में? 0। खत्म, क्योंकि यहाँ तो यहाँ भी 0 है। यही हुआ ना, एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर होती है ना, यस सर। खत्म, सीधा 0 लिखेंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, बिना कैलकुलेशन का, विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था ये। आई होप क्लियर हो गया ये। यस सर, अब क्लियर हो गया। अब फिफ्थ वाला, सो फिफ्थ वाले में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट आर डिस्टेंस। तो अपने को दो डायपोल्स दे रखे हैं, ये देखो ये डायपोल्स, ये दो डायपोल ऐसे रखे, क्वेश्चन था सर। ये भी अच्छा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। हाँ सर, फिगर का वो कलर से ही पता चल रहा है। यार डिस्टेंस, अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना या पोटेंशियल पूछा है, क्या पूछा है? थोड़ा तेज बोलना सर। अपने से क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल? सर इलेक्ट्रिक, सर पोटेंशियल, obtain the dependence of potential on R हाँ, for तो R by A is greater than 1. तो ये बताओ इसकी एक्सिस पे पोटेंशियल क्या होता था किसी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे? अभी लिखा था हमने के पी बाय आर स्क्वायर लिखा था ना एक्सिस पे। यस सर। अच्छा ये, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये डिस्टेंस आर कहां से लिखते थे? इसके मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से दिस सर। हैज, डायपोल का तो इग्नोर कर देते थे हम लेंथ को। वो बाद में करते थे, पहले नहीं, पहले निकालते थे फिर इग्नोर करते थे। पहले से इग्नोर कर दोगे तो फिर तो तुम यहाँ से लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो पहले निकालेंगे फिर वो बाद में अप्रोक्सीमेट किया था। लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस मिड पॉइंट से लिया था। सर जब हमें उन्होंने डायपोल का डिस्टेंस दे रखा है, हाँ, तो हम डायपोल के मिड पॉइंट से क्यों निकालेंगे सर? डायपोल के एंड से नहीं निकालेंगे। ना डायपोल का तभी तो डिफरेंस आएगा, नहीं तो जीरो नहीं आ जाएगा दोनों का, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव। सर बट वो तो काफी छोटा होगा ना उससे। नहीं देखो जरा, वो वही छोटा ही डिफरेंस तो निकालना है। अच्छा, देखो अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता था, ये सर यहाँ पे जीरो पोटेंशियल होता था, पीछे नेगेटिव हो जाएगा और पीछे नेगेटिव होता था, है ना, ये कहानी थी। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे लेट्स से ये डायपोल है पी, ये मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम दे रखे हैं, अगर मैं इससे डिस्टेंस देखूं तो इससे कितना दूर हुआ ये पॉइंट? आर माइनस है। आर माइनस है। और अगर मैं इस पॉजिटिव वाले से देखूं तो उसके मिड पॉइंट से कितना दूर हुआ ये? सर आर प्लस ए। अच्छा, रेड वाले का तो जब मैं वी नेट लिखूंगा तो एक के कारण तो प्लस के पी बाय आर प्लस ए का स्क्वायर लिखूंगा, यस सर। और जो नेगेटिव वाला उसके कारण माइनस के पी बाय, और अंदर भी आर माइनस ए का स्क्वायर लिखूंगा। दिख गया बेटा आपको? दिखा? यस सर, दिख गया सर। अब कॉमन ले लो दोनों को, तो जैसे मैं डिनोमिनेटर कॉमन लेता हूं, अच्छा केपी भी मैंने बाहर ले लिया और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया है आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो अगर तुमने यहीं पे ए को जीरो पुट कर दिया तो ये तो जीरो आ जाएगा वी नेट, जो कि गलत आंसर है। यस सर। अगर आपने यहीं पे अप्रोक्सीमेट कर दिया, ए को जीरो पुट कर दिया, तो ये भी के पी बाय आर स्क्वायर और वो माइनस के पी बाय आर स्क्वायर जीरो, तो वो सही आंसर नहीं है। पहले मैनिपुलेट करो फिर जीरो डालो, याद रखना हमेशा। यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर मैं देखूं, सो दिस इज आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का स्क्वायर। अब ओपन कर देते हैं, दिस इज के पी टाइम्स न्यूमरेटर में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू ए आर, माइनस टू ए आर। सर आइडेंटिटी भी लगा सकते थे सर। बिल्कुल, वो ज्यादा बेटर है। तो क्या हो जाएगा, पहले में क्या बचेगा, अगर मैं एक बार ऐड कर दूं तो सिर्फ 2r बचेगा। माइनस टू है नहीं सर, आर आर तो कट जाएगा ना। हाँ तो माइनस, हाँ प्लस हो रहा है सर, ठीक है। और दूसरे में माइनस टू ए बचेगा, माइनस टू है बचेगा, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यस सर। अब यहाँ पे जीरो पुट कर दो इसको, डिनोमिनेटर वाले को, ऊपर वाले को नहीं। यस सर। सर ऊपर वाले को क्यों नहीं? क्योंकि जीरो को मल्टीप्लिकेशन में इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो अच्छे बड़े बड़ों को जीरो कर देता है।
यस सर। एडिशन में जीरो को निगलेक्ट कर सकते हैं कि भैया ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जीरो को कैसे इग्नोर कर दोगे? वो तो उड़ा देगा, चाहे हजार हो चाहे करोड़ हो, करोड़ इंटू जीरो भी जीरो होता है, तो वहां पे उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज इक्वल टू, जब यहाँ पे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा के पी 4 माइनस 4 के पी इंटू बाय आर क्यूब आ जाएगा, ए आर बाय आर की पावर 4 आया, ये एक आर से आर क्यूब हो जाएगा, तो माइनस के पी ए बाय, तो क्या समझ में आया? दैट v is proportional to 1 by r, v की वजह डेल्टा v लिख रहा हूँ। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? यस सर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आपके एग्जाम में जो कभी अगर टीचर ने अच्छा पेपर बनाया, जो बनाते हैं जनरली, तो वो ऐसे ही घूम घूम के ऐसी डेरिवेशन डालेंगे, वो तब समझ में नहीं आता एग्जाम में कि क्या पूछ लिया एकदम से, हम तो डायपोल रट के गए थे। यस सर। तो डायपोल तो तुम्हें वैसे ही समझ में आ चुका है, डायपोल का डेरिवेशन वो आएगा तो उसको तो वैसे ही कर लोगे ना यार, फर्क तो इन क्वेश्चनों में पड़ता है। यस सर। तो एक बार अगर अपन इन सबको कर लेंगे, एक बार अपने हाथ से निकल जाएंगे ना, तो फिर इजी लगने लगता है फिर धीरे धीरे धीरे। चलिए फिफ्थ का बी पार्ट, ये मैंने क्लास में कराया था बट एक बार समझ लो फिर भी। अंदर वाले की रेडियस है r1, इसका चार्ज है q1, बाहर वाले की रेडियस है r2, उसका चार्ज है q2। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया यूजिंग अ वायर। चार्ज हाफ हो जाएंगे? नहीं नहीं, हाफ नहीं होंगे, अंदर बाहर, अंदर का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा। ये स्विच है, so when switch is closed, all the charge inside, that is q1, will flow to outer surface। अब तुम्हारा डाउट क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसा कैसे? यस सर, वही तो, फिर आधा हो जाता था, वैसे तो ज्वाइन करते थे या कनेक्ट करते थे। अब इसको प्रूफ कराता हूं, तो इसको एक्सप्लेन कैसे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि मान लो यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, अगर मान लो जैसे मैं बात करूं कि ये पॉइंट है 10 वोल्ट और एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये पॉइंट है लेट्स से 2 वोल्ट, बताओ किधर से किधर चार्ज फ्लो होगा? थोड़ा तेज बोलना सर, किधर से किधर? हाँ, टेल मी इन विच डायरेक्शन द चार्ज विल फ्लो थ्रू द रजिस्टर, फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम? टॉप टू बॉटम। भाई ये हाई वोल्टेज है ना, तो चार्ज ऑलवेज गो फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो। यस सर। so charge flows from high to low। तो अब अपन जब इसको कनेक्ट करते हैं तो अपने पास ये दो पॉइंट आ जाते हैं, लेट्स से ये पॉइंट है अंदर का A और अंदर का B। तो अगर मैं प्रूफ कर दूं, if we prove that VA minus VB is always greater than 0, तो हो जाएगा ये प्रूफ? यस सर। Does it make sense to you? है ना? तो ये तीन आर्गुमेंट में दे रहा हूं इस चीज को प्रूफ करने के लिए। मैंने पहले ये समझाया और फिर ये इंटरप्रेट किया उससे। तो पहले दिमाग में ये कहानी अगर क्लियर है तब इसका प्रूफ समझ में आता है। तो यानी कुल मिला के अपने को क्या लिखना है यहाँ पे? पोटेंशियल लिखना है। अच्छा, उससे पहले ये बताओ, ये होलो कंडक्टर है,
जिसको मैंने कितना चार्ज दे दिया है, कैपिटल क्यू, इसकी रेडियस है आर, इसका क्यू चार्ज दे दिया है। ये बताओ इसके अंदर वाले किसी पॉइंट पे ए पे और इसके सरफेस पे ये बी पॉइंट पे, व्हाट इज पोटेंशियल एट ए एंड व्हाट इज पोटेंशियल एट बी, बता सकते हो? सर ए तो के क्यू बाय आर हो जाएगा, ए क्यू बाय आर, और बी पे? सर बी पे सर 0। ए क्यू बाय आर बेटा, हाँ सर, हाँ यस सर, के क्यू बाय सेम आर। सरफेस पे भी तो वही रहेगा। और अगर मैं कोई बाहर पॉइंट पूछता सी, जो कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर है, तब क्या लिखते? सर के क्यू बाय आर प्लस आर। स्मॉल आर सेंटर से सर ये यस सर, सरफेस तक करेंगे। मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी लेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये बताओ, अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन में अब अपने को पोटेंशियल लिखना है, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। अंदर वाले की रेडियस है r1, चार्ज है q1, बाहर वाले की रेडियस है r2, चार्ज है q। मुझे अंदर वाले का पोटेंशियल लिखना है। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ बी, बताना? के क्यू बाय आर स्मॉल आर, के क्यू टू, वो क्यू टू बाय r2 यस सर, यस सर, यस सर, प्लस दूसरे वाले का वन बाय वन बाय r2 ही लिखूंगा, क्योंकि उसके लिए स्मॉल r वही हो गया ना, उस रेडियस। यस सर, यस सर, आई होप दिख गया होगा आपको ये। यस सर, दिख गया। अब v एट a लिखते हैं। सर वो जो आपने पहले स्मॉल आर लिखा था, हाँ उसके अंदर कैपिटल आर पहले से इंक्लूडेड था। हाँ हाँ हाँ, सेंटर से डिस्टेंस है ना, सरफेस से थोड़ी डिस्टेंस है वो। यस सर। अब बताओ v एट a। तो वी आर टे के क्यू वन बाय आर वन, के क्यू वन बाय r1 प्लस के क्यू टू बाय आर टू। r2 ही होगा, क्योंकि उसके अंदर हो गया ना ये पॉइंट। तो यस सर। तो क्या फर्क पड़ता है, अंदर वाले पॉइंट पे तो रेडियस ही लिखते हैं, और Yes. इसके लिए तो सरफेस पे ही, अंदर वाले के लिए तो वो रेडियस ही आएगी। अब जरा एक बार इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखना, जरा एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर वी बी माइनस वी ए या वी ए माइनस वी बी? वी ए माइनस वी बी, सब्ट्रैक्शन का साइन फिर इसको तो के क्यू टू बाय आर टू वाला टर्म तो कट जाएगा। यस, इंडिपेंडेंट ऑफ आ गया ना। फिर तो के क्यू वन वन कॉमन ले लेंगे, फिर वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। अब ये बताओ r1 r2 से छोटा है कि नहीं? यस सर, r1 is less than r2, यस सर, so 1 by r1 is greater than 1 by r2. यस सर, This implies 1 by r1 minus 1 by r2 is greater than 0. यस सर। This implies delta v is equal to kq1 into 1 by r1 minus 1 by r2 is greater than 0. Hence proof. हो गया ना प्रूफ? देखो यही तो प्रूफ करना था कि अंदर वाले का पोटेंशियल बड़ा है, VA is greater than VB। तो हमेशा अंदर वाले पे जितना भी तुम चार्ज रखोगे ना, सारा बाहर वाला ले लेगा, उसका कभी मन नहीं भरता। तुम जो चाहे तुम नेगेटिव चार्ज ले लोगे तब भी वो ले लेगा पूरा। यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी ये दो कंडक्टर्स आते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बाहर वाले के चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ अंदर वाले के चार्ज पे डिपेंड करता है। मैथमेटिकली प्रूव किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को वेन डी ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल बोलते हैं। वैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका प्रिंसिपल है, वो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू पूछते हैं। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। तो ये था। फिर ये सेंड कर देना सर। हाँ, ये मैं सेंड कर दूंगा पूरा। और क्लियर हुआ ये अच्छे से? यस सर। सर मेरे को एक चीज पूछनी है सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो अब नेक्स्ट टेस्ट होगा सर संडे को, हाँ सर उसके अंदर पहला वाला चैप्टर भी आएगा। हाँ, उसमें पहला भी डालूंगा, सब भूल रहे हैं, देख नहीं रहे हो? सर थोड़ा तेज बोलना सर। मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे ना भूल रहे हैं कॉन्सेप्ट। सर आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब डाल सकते हो सर। मैंने गॉस थ्योरम वाला सर अच्छे से नहीं करा सर, गॉस थ्योरम और डाइपोल। हाँ तो डाइपोल तो पूछ लिया मैंने ऑलरेडी, डाइपोल से नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम दोनों से आएगा, पढ़ लेना एक बार।
गॉस थ्योरम हटा दो सर। क्यों, अभी तो एक वीक है पूरा। सर इलेक्ट्रिक से वो नहीं आएगा, कूलम्स लॉ और वो कूलम्स लॉ भी सर, आएगा, वही तो, हाँ उसी से आएगा। सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस थ्योरम दोनों आएंगे। गॉस थ्योरम से ज्यादा नहीं डालूंगा, सिंपल डाल दूंगा गॉस थ्योरम के बेसिक। और सर डाइपोल तो नहीं आएगा ना? डायपोल से नहीं आएगा, ओके सर, सिर्फ थैंक गॉस थ्योरम और कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल, और जो अभी हम इस वीक करेंगे ये लेटेस्ट यू। वाला पोटेंशियल। पोटेंशियल में भी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पुरानी चीजें नहीं पूछूंगा, जो इस वीक करेंगे ना हम वही पूछूंगा। ओके सर। ठीक है, और सारा ऑब्जेक्टिव होगा। सर तो सब कैलकुलेशन तो फिर भी होगी सर। नहीं नहीं नहीं, इस बार मैं ऑब्जेक्टिव में कोशिश करूंगा कम कैलकुलेशन वाले डालूं। ओके सर। इस बार भी पेपर में तुमने देखा ऑब्जेक्टिव में कहाँ थी कैलकुलेशन। यस सर, कैलकुलेशन नहीं थी। और अब एक में अगर जीरो कैलकुलेशन है तो दूसरे में सब्जेक्टिव में यार ये अच्छे क्वेश्चन थे यार ये, यस मतलब सर। ये कैलकुलेशन के साथ साथ इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे काफी अच्छे। ठीक है, तो अगला जो पेपर आएगा उसमें मैं कैलकुलेशन सबसे कम रखूंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होंगे, वो ट्रिकी होंगे, गलत करवा देंगे तुम्हारे, इस टाइप से होंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलो फिर मेहनत करो, है ना। सर आवाज नहीं आ रही आप। थैंक यू सर। चलो फिर बंद करते हैं, मैं कह रहा हूँ, है ना। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा।